बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तुम पे फैसले थोपे जा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि अब ये पार्टी अच्छी है। जब वो मैंडेट नहीं देते हैं तो दूसरा बोलता है अब ये पार्टी अच्छी है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर वो इनके नहीं निकले तो आप उम्र भर किसी लीडर के गुलाम कैसे रह सकते हो? क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने जेएम सुरूरी को निकाल दिया है या जेएम सुरूरी ने गुलाम नबी आजाद को छोड़ा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगा, बेहतर यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम मिलेगा, गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर गुंडागर्दी फैलाई उन्हें रोकने का पूरा काम। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो सियासी गलियारे काफी गर्मा गर्म है। अगर हम सियासतदानों की बात करें तो सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई एक जमात से दूसरी जमात के अंदर जा रहा है, कोई दूसरी जमात से तीसरी जमात के अंदर जा रहा है, लेकिन लोगों को जो है वो फिर से जो आमतौर पर करते हैं उसी तरह बेवकूफ बनाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर या अलायंस के नाम पर। मैं बताता चलूं नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ दिन पहले बात हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस होगी, लेकिन इत्तेहाद जो किया गया उस इत्तेहाद में इतने इख्तिलाफ हो चुके हैं कि हर जमात से अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने उम्मीदवार शुरू हो गए खड़ा उठना। बहरहाल आज बहुत सारी जमातों के नॉमिनेशन सामने आए, कैंडिडेट्स के नाम सामने आए। वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट्स के नाम जम्मू कश्मीर में इस बार सामने आए। बहरहाल लोग बखूबी जानते हैं, लीडरान जो है उठ के आते हैं और लोगों को बड़े बड़े दावे करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम मैं समझूंगा कि करते रहते हैं। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट की जो फैसला लेने की कमान है वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने गवर्नर के हाथ में दे दी है, आईजी के हाथ में दे दी है। बहरहाल इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त महराजुद्दीन मलिक हैं जो आम आदमी पार्टी के डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर ये क्या कुछ कहेंगे इस असेंबली इंतखाबात को लेके। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया। बता दीजिए थोड़ा, आप इस सियासत के हवाले से 10 साल बाद इंतखाब हो रहे हैं असेंबली, आप क्या समझते, किस तरह से देख रहे हैं इनको? देखिए, मेरा एक नजरिया है, 10 साल बीत जाते हैं, लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा सियासी पार्टियां जो थी वो इंतजार कर रही थी। वो इस इंतजार में थी क्योंकि उनका कारोबार ठप पड़ गया था, उनका काम धंधा बंद हो गया था, उनका वो नाम, वो सारी चीजें वो खत्म हो गई थी। लेकिन अगर सियासत की बात करें, इलेक्शन की बात करें तो इंतजार लोगों का बहुत जरूरी था। इंतजार इसलिए था क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो आवाम झूंझ रही थी, जिन चीजों को देखकर परेशान हो रही थी, उसका अजाला ना ही किसी एक्स मिनिस्टर ने किया या एक्स एमएलए या सरकारों ने किया। एलजी के शासन में जो प्रशासन ने काम किया उससे आवाम परेशान थी। उसकी लड़ाई जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ी जमीनी सतह पर। आज बड़े बड़े नाम जो हैं, चेहरे आ रहे हैं, जिसको माल है, जिसको पैसा है, वो चुनाव में भागीदारी ले रहा है। को अब बड़ी बड़ी पार्टियां आप देखेंगे तो बड़े बड़े नाम और पैसे वालों को जो है मैंडेट देकर आवाम के लिए खड़ा कर रहे हैं। आवाम पे थोपा जा रहा है। लेकिन आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा, 10 साल का इतना बड़ा वक्त गुजरा है, आपको समझ जाना चाहिए कि 10 साल के अंदर आपने कौन से ऐसे लोग देखे जो आपकी आवाज को उठाए, आपकी आवाज को बुलंद किया, आपके मसलों मसाइल को उठाने का काम किए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, ये पैसे वाले हैं, मालदार लोग हैं। इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि गरीब का गला घोंटने में कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। कुछ लोग शराब के ठेके खोलते हैं, 500 रुपए की शराब पिला देते हैं, वोट ले लेते हैं। वोट की अहमियत का एहसास आवाम को होना चाहिए। आम आदमी चुनाव में है, आम आदमी का ये लोकतंत्र है और ये जमहूरियत है। इसी जमहूरियत के अंदर जो है ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोगों के पास मौका मिला है। 25-26 दिन बचे हैं। लोगों को खुद तय करना है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा वजूद किस आदमी के हाथ में होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बड़े लेवल पे जो मीटिंग हुई, अलायंस को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन अलायंस की बातें भी चली, अभी भी चल रही हैं, लेकिन अगर जीरो ग्राउंड पे देखें, हम जमीनी सतह पे देखें तो अलायंस कामयाब नहीं है। तो किस तरह से इस अलायंस को देख रहे हैं, क्या समझते हैं? अलायंस अगर आवाम के लिए होता तो आवाम को पूछा जाना चाहिए था। यहाँ गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, पहले नेशनल लेवल की पार्टी बनाएंगे, स्टेट लेवल की पार्टी लेकर आए। लेकिन उसके साथ जो नेता थे पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि अब फलाना नेता कांग्रेस ज्वाइन करेगा, लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस में उसे आने नहीं दिया, बदनामी होगी। यहाँ तक कि मुझे सब वानी का भी नाम आ रहा था कांग्रेस में जाकर मैंडेट लेंगे।
मतलब अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने सारी हदें पार कर दी। और उधर से गुलाम मोहम्मद सुरूरी वो आजाद को छोड़ दिया। गुलाम मोहम्मद सुरूरी को बनाने का काम गुलाम नबी आजाद ने किया। आजाद साहब कहते हैं हमने डेवलपमेंट की, ठीक है आपने की, लेकिन वैसे आदमी को तुमने मंत्री भी बनाया। और आज अगर आपके खिलाफ वो खड़ा हो गया, खुआ आपकी पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन आपका साथी था, आपने एक अनपढ़ आदमी को मंत्रालय में बिठा दिया और आप लोगों से उम्मीद करेंगे और लोगों को जतलाएंगे मैंने काम किया। आपने एक अनपढ़ आदमी को मिनिस्टर बनाया, वो आपका साथ खड़ा होना नहीं चाहता है। आज उसे लग रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में है, मेरा जीतना मुश्किल है, और उसे लग रहा है कि मुझे आजाद को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। मैं उसी आवाम को बताना चाहता हूं, ये बड़े बड़े लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तुम पे फैसले थोपे जा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि अब ये पार्टी अच्छी है। जब वो मैंडेट नहीं देते हैं तो दूसरा बोलता है अब ये पार्टी अच्छी है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर वो इनके नहीं निकले तो आप उम्र भर किसी लीडर के गुलाम कैसे रह सकते हो? आवाम के पास ये जो ताकत दी है यही बताने के लिए कि आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगता है आप उसे वोट कीजिए। अब आप बोलेंगे पिछले आप हिमाचल को देख लीजिए, 5 साल एक सरकार आती है, 5 साल के बाद दूसरी सरकार आती है। आप हिमाचल चले जाइए, शिमला बात कर रहा हूं, वहां के इलाके, वहां पर बदली होती है हर 5 साल के बाद। लेकिन यहाँ सालों साल किसी लीडर को छोड़ा ही नहीं जा सकता है। अब ये मेरे रब की मार जब तक ना ऊपर से ही पड़ी तब तक इन लोगों ने खलासी नहीं की। देखिए आम आदमी का चेहरा इन लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र, ये जमहूरियत, ये इलेक्शन आम आदमी के लिए आया है और आम आदमी को सोचने के लिए 10 साल मिले। अब 1 महीने की बात है, यहाँ लोगों को खुलकर आना चाहिए और जो अच्छा लगता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये लड़ाई आवाम की है, ये इलेक्शन आवाम का है, यहाँ अलायंस की बात नहीं है, या अवाम अलायंस करेगी। जिस तरीके से मैं डीडीसी के चुनाव में खड़ा हुआ था, पूरी अवाम इकट्ठा होकर महराज को वोट की थी। और उसी तर्ज पे देखिए 280 डीडीसी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पार्टियों को मत देखिए, पार्टियों के एजेंडे को देखिए। भाजपा भी इख्तियार में आई, कांग्रेस भी आई, एनसी भी आई, और बहुत सारी पार्टियां जो हैं जो इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं, दावेदारी पेश कर रही हैं, सारी की सारी जो है इख्तियार में रही। लेकिन जो मैनिफेस्टो में था उसमें बदली हुई, उसमें नाअहली हुई, कहा कुछ गया, किया कुछ गया। आप भी बता रहे हैं कि वादे किए जाते हैं, हमारा एक ही मैनिफेस्टो है पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने स्कूल बेहतर बनाए, हमने स्कूल बेहतर बनाए, हमने पानी के निजाम को बेहतर किया, हमने बिजली बेहतर जो है 24 घंटे देने का काम किया। ये 4 की 4 चीजें हमने दिल्ली के अंदर फ्री दी, पंजाब पे भी देने का काम कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए? भाजपा के लोग इसे फ्रीबीज कहते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ, अगर आपको भी बिजली मुफ्त चाहिए, 24 घंटे चाहिए, तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ रही है, आपको मौका देखकर देखना चाहिए। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा तो पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला। जब पंजाब के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़े तो 23 सीटें मिली। और यकीन जानिए कि जहां जहां हमने सरकार बनाई और वहां सरकार बनाते ही अपने मैनिफेस्टो में जो भी बातें बताई उनको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ गरीबी की सतह इतनी बढ़ गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नौजवान मजबूर हो गया है, लेकिन उसको रोजगार देने के लिए उसके रोजगार के मौके कौन फराम करेगा? इन लोगों के पास वो पॉलिसी नहीं है। अनपढ़ जाहिलों की जमात सत्ता के लिए जा रही है, पैसे के दम पर, पैसे के नशे पर ये लोग वहां जा रहे हैं। इससे गरीब की क्या फिक्र है? अगर इन चीजों को जो दिल्ली के अंदर मॉडल है उसी मॉडल को जम्मू कश्मीर के अंदर देखना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर दिल्ली के लोगों ने मौका दिया था अरविंद केजरीवाल को, पंजाब के लोगों ने दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बनता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक मौका देखकर देख लीजिए। महराज, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी आई है, उसमें बड़े बड़े चेहरे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उसके साथ साथ संजय सिंह, उसके साथ साथ भगवत मान, बाकी सारे बड़े लीडर जो है जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह पहले जो है हवा बनी थी उस तरह से इस बार भी हवा बनेगी? देखिए बात हवा की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं, बात आम आदमी की है। आम आदमी की जरूरियात क्या है, उस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिजली के अंदर, दिल्ली के अंदर अपनी बिजली नहीं है। यहाँ पर हमारे कितने पावर प्रोजेक्ट हैं, क्या ये बिजली हमें मिली? महीनों तक अगर ट्रांसफार्मर बिजली नहीं आती लेकिन किराया मिलता है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे, यहाँ नहीं चाहिए, होनी चाहिए। उस पर काम कौन करेगा? ये लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे और अपने काम गिनाएंगे, और बाकी पार्टियां भी अपनी काम गिनाएं। अब ये बोलेंगे 370 को वापस लाएंगे, वो लड़ाई अलग से होगी। अब हिंदू मुसलमान का फिर से वो चर्चा करेंगे, लेकिन आम आदमी के बारे में बात नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं वो अपना काम गिनाएंगे, चाहे दिल्ली में किया, चाहे पंजाब में किया। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर करना है, मुझे लगता है जो दिल्ली की जरूरत है वही जम्मू कश्मीर की भी जरूरत है, वो देश और दुनिया के किसी भी कोने की जरूरत है। बस ये झमेलों में पड़ते हैं, लोगों का गला घोंटने के लिए धर्म की बात करते हैं और फिर मुड़कर नहीं देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार खिताई चुनाव में, जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहे हैं,
तो कुछ सीटों पर हमारे लोग जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना लोग मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार देंगे और जितना सम्मान देंगे, खुद के लिए करना है। कैंडिडेट यहाँ के हैं, अगर दिल्ली से कंपेनर आ रहे हैं, कैंडिडेट दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, कैंडिडेट यहाँ के लोकल होंगे और ईमानदार होंगे, जो बेदाग होंगे और वही आवाम की रहनुमाई करेंगे। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, सियासत ईमानदारी से की जा सकती है, बस ये हमने सिखाया है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, और जम्मू कश्मीर की बारी भी है। मेहरा साहब, जिस तरह से आपको अगर मैं बताता चलूं तो आपकी जमात को दूसरी जमातें काउंटर करती हैं, इस ये इल्जाम भी लगाती हैं कि केजरीवाल की जमात वो है जिसने दफा 370 और 35 को सपोर्ट की थी। तो आपके पास क्या जवाब रहेगा इस? देखिए, वो कोर्ट का मामला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बात भी हो सकती है। कोर्ट ने उसमें जो है वो सारी चीजें की है, कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को देखा है और सब लोग जानते हैं कि इसमें हाथ किन लोगों का है। और मैं इस बात पर जो है बात नहीं करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर कैसे बनेगा। मान के चलिए, एनसी तो यहाँ पर उसके 370 के खिलाफ थी, कांग्रेस 370 के खिलाफ थी, तो फिर उन लोगों ने 370 को बचाने के लिए क्या किया? केजरीवाल तो खुद वहां यूटी के रोल में चल रहा है, गवर्नर के रोल में चल रहा है, उसके लिखने से क्या ही फर्क पड़ता है? उसने क्या लिखा, किन हालात में लिखा या किस वजह से लिखा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, क्या एनसी ने या उसके लिए कुछ किया? उन्होंने तो कहा था डीडीसी के चुनाव में हम 370 को आपने वोट देना है। अब 370 के लिए वोट तो लोगों ने दिया था, उसके बाद इन्होंने मुंह खोला, 370 के नाम पे वोट ले लेते हैं। पहले 370 कर बीजेपी को पता चला, उनको तो पता ही नहीं था 370 क्या है। जब कोई दिखा लेता है किसी मस्जिद में, यहाँ पे मंदिर की मूर्ति है, तो उसके बाद बीजेपी उस पर चर्चा करती। लेकिन जब तक न कोई दिखाने वाला है, बताने वाला है, उसकी चर्चे तो इन्होंने किए। एनसी के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मिलिटेंसी के दौर में अफसपा इन लोगों ने लाया, लोगों का कत्लेआम इन्होंने करवाया। बीजेपी तो 2014 में आई और बीजेपी का एजेंडा तो है ही हिंदू और मुस्लिम का। उन्होंने उसके अलावा बीजेपी गिना देना जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने काम क्या किया। अगर ये गिना सकते हैं तो मुझे बता दो, वरना मैं बता रहा हूँ 4 साल महराज को हो गए, 250 से 300 ट्रांसफार्मर समझने लगाए। ये कोई बता देना, कोई एमएलए उठ के कि हमने काम किया। काम के नाम पर वोट तो ले लो। कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, एजुकेशन का बहरान है, गवर्नमेंट स्कूल्स वहां बेहतर नहीं बने। 370 को ले देकर ये बड़े पैमाने पर बात होगी और इस पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो भी है, बहरहाल इलेक्शन इसलिए है कि आवाम की जरूरियात पे बात कैसे की जाएगी, उस पे काम कैसे किया आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस बार डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 बड़े चेहरे हैं। खालिद सोहरावर्दी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भी लीडर रह चुके हैं। उसके बाद अब्दुल मजीद वानी डीपीएपी से हैं, वो भी लीडर रह चुके हैं। आप इन बड़े लीडरों का मुकाबला किस तरह से करते हैं? क्योंकि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है और पीडीपी ने भी मंसूर साहब को उठा दिया है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या इससे मुकाबला करेंगे? देखिए, आप चेहरा कैसे कहते हैं? ये पुराने ये नेता बने थे, तो नेता बनने के बाद इन लोगों ने क्या किया? अगर ये पुराने नेता थे, इनका एक पोर्टफोलियो था, इनका एक नाम था, तो पिछले 10 साल इन्होंने मुंह खोला? मुझे वो जरूरी नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके लोग कौन थे, मुझे वो जरूरी नहीं है, या इनका कद क्या था। मुझे ये जानना है कि इन लोगों ने जो 10 साल अवाम के यहाँ पर गुजरे, जो मेरे सामने गुजरे, उसमें खालिद सोहरावर्दी का क्या रोल रहा, उसमें ये अपने मानी साहब का क्या रोल रहा? कोई मुझे अगर बता दे। सत्ता में अगर आपको भी बिठा देंगे, आपको भी चीफ मिनिस्टर, यहाँ तो एलजी उसको बना मनोज सिन्हा है ना एलजी, वो भी तो इलेक्शन हार कर यहाँ का एलजी बना है, उसको भी सत्ता पे बिठा दिया। फैसले धड़ाधड़, उसको ट्रांसफर करनी है, उसको ये करना, उसको वो करना। सत्ता में किसी को भी बिठा दो, कुछ भी करेगा। लेकिन लोगों को लीडर्स की जरूरत तब होती है जब वो मुश्किल वक्त में होते हैं। पिछले 10 साल में इलेक्शन नहीं हुए, अपोजिशन में बैठकर इन लोगों का क्या कारनामा है? और वहीं अगर महराज मलिक एक छोटा सा आदमी, एक अदना सा आदमी, इनके सामने कुछ भी नहीं। ये बड़े चेहरे में एक छोटा सा चेहरा, एक डीडीसी से पहले भी अगर आप मेरा किरदार देखेंगे, मेरा पूरा प्रोफाइल खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि महराज की जिंदगी कहाँ गुजरी है। अब ये बात अलग है कि हम छोटे से घर से आते हैं, गरीब घराने से आते हैं, मालदार नहीं है। इन लोगों के पास माल इतना है कि ये वोटों को खरीद सकते हैं। ये चेहरा है इनके पास। लेकिन मैं अमीर होने का इंतजार नहीं कर सकता। ये मेरे पास चेहरे नहीं है, ये बेनकाब चेहरे हैं जिन लोगों ने आज तक आवाम की रहनुमाई नहीं की, बात नहीं की। तो इतने बड़े पोर्टफोलियो के होने के बावजूद अगर बात नहीं कर पाते हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में अगर आवाम को जकड़ा है, उसके जिम्मेदार, उसके गुनहगार यही लोग हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आवाम से चेहरों को मत देखिए, पैसे को मत देखिए। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जिस दिन आपका रहबर जाएगा, तो वकालत आपकी बेहतर कौन करेगा। और याद रखिए, जिस दिन मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर का पूरे देश देखेगा और फख्र करेगा डोडा की आवाम पे कि यार, किसी आदमी को इन्होंने भेजा था जो आवाम की वकालत इस तर्ज पे करता है। वरना अगर सोने के लिए, इनकी अयाशी के लिए, इनके पोर्टफोलियो के लिए, इनके चेहरे के लिए, इनके पुराने किरदार के लिए बोरियों में माल है, तो क्या सियासतदान बन गए? क्या मजीद वानी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है?
क्या सोहरावर्दी से बेहतर कोई एनसी में कैंडिडेट नहीं है? अरे कब तक ये लड़ते रहेंगे? यहाँ तो खिलाड़ी भी बदली करते हैं, वो भी रिटायरमेंट देते हैं। अरे इनका तो रिटायरमेंट का कोई वक्त ही नहीं है। आज ये है, कल इनका बेटा होगा, कल उनका भाई होगा, कल उनका मामा होगा, कल उनका चाचा होगा। अरे गरीब अगर हिम्मत कर रहा है, क्या गरीब सियासत नहीं कर सकता है? 15 साल से महराज अगर लड़ाई लड़ रहा है, आज मुझे मौका मिला है, बराबर के मुकाबले में खड़ा हूं और दिखा दूंगा आवाम के साथ। आवाम की लड़ाई अगर मैंने लड़ी है तो आवाम इसका जवाब देगी। अलायंस आवाम का है, आवाम इकट्ठी हो रही है, हिंदू मुसलमान एक होकर एक कैंडिडेट को वोट करेगा। और एक चीज मैं बता दूं डोडा की आवाम को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इल्जाम लगाए जाते थे कि बीजेपी को जिताने के लिए महराज को खड़ा किया है, इस बार 90% मुस्लिम्स हैं, 90%। अब मैं मुसलमानों को देखूंगा कि ईमानदार मुसलमान को चुनेंगे या बड़े चेहरे को, बड़े नाम को, पैसे वाले को, रुतबे वाले को। उन चीजों को छोड़कर जो हमें इस्लाम ने सिखाया है, लोगों को बात माननी पड़ेगी कि हमें ईमानदार को चुनना है। आप कैरेक्टर का पता कर लीजिए, आप किरदार का पता कर लीजिए, आप जिंदगी जो जिसने बिताई है उस जिंदगी के बारे में जान लीजिए, और मुश्किल हालात में आवाम के लिए खड़ा कौन हुआ है और आवाम की वकालत कौन कर सकता है, इस दौर की जरूरत क्या है, उस पर जो है लोग काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है आवाम से, पूरी उम्मीद है, उन्होंने रहबर भेजना है, दलाल नहीं भेजने हैं। अपने मफाद के लिए कौम का ये किसी भलीसा का मसला या ठाठरी का मसला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के आवाम का मुस्तकबिल लिखना है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि उस पार्टी को बनाना है, इस पार्टी को बनाना है। 280 डीडीसी थे, एक भी डीडीसी महराज के मुकाबले में खड़ा करके दिखाओ कि वो तुमसे बेहतर था, तुम उससे कमजोर निकले। 280 डीडीसी पे अगर भारी महराज निकलता है, कहरा का एक डीडीसी निकलता है और जो प्रेशर कुकर पर जीत कर जाता है, तो मुझे इन लोगों से क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को ये तो मुझे दिखते ही नहीं है। अरे मैंने भी बूढ़ा होना है, मेरी भी उम्र आगे बढ़ेगी, मेरा भी आज वक्त है। दौर आज तेजी से भाग रहा है और इस दौर के अंदर हमारी जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है डोडा की आवाम समझ जाएगी और जम्मू कश्मीर के लिए सुनहरा मौका है। बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगा, बेहतर यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम मिलेगा। गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर गुंडागर्दी फैलाई उन्हें रोकने का पूरा काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये मेरे साथ जो है महराजुद्दीन मलिक हैं। आपने इनकी जुबानी सुना कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दिल्ली में पानी फ्री देने का, बिजली फ्री देने का और इलाज मुफ्त करने का दावा किया, उसी तरह से ये यहाँ पर भी करेंगे। और इन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदार हूं। ये महराज साहब की जबानी आपने सुना। और आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह मैंने लिस्ट को देखा, अभी तक आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट निकाली जम्मू कश्मीर में, अपने 7 जो है कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जमीन पर उतारा है। वही मैं डीपीएपी की बात कर रहा था, गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी है, उन्होंने भी 13 जो है कैंडिडेट्स को, 13 नुमाइंदों को जो है जमीन में ग्राउंड पे उतारा है। लेकिन यहां से सवाल, एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और जरूर मेरी जो है समझ में आया, मैंने देखा कि जो उनके करीबी चेहरे थे और राइट हैंड में समझता था जीएम सुरुड़ी साहब को, लेकिन वो इस लिस्ट में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि मैं अगर डोडा की बात करूं तो अब्दुल मजीद वानी को जो है इन्होंने, डोडा वेस्ट की बात करूं तो अब्दुल मजीद वानी को इन्होंने मैंडेट दिया। उसके बाद जो है अगर मैं देवसर की बात करूं तो अमीन भट्ट को इन्होंने वो मैंडेट दिया है। उसके बाद अगर मैं भद्रवा की बात करूं तो मोहम्मद असलम गौनी साहब को इन्होंने जो है मैंडेट दिया। और इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह से इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उठाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने जीएम सुरुड़ी को निकाल दिया है या जीएम सुरुड़ी ने गुलाम नबी आजाद को छोड़ा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये देखने की बात है कि जब पार्टी बनी थी तो पहला नेता, पहला लीडर यहां से जो साथ में था वो जीएम सुरुड़ी साथ में था और कंटिन्यू साथ में रहे। हर मीटिंग जो है जीएम सुरुड़ी और आजाद साहब के साथ होके वो डिसीजन लेते थे, हमने भी देखा। लेकिन आज जब ये लिस्ट देखी, हमारे पास ये लिस्ट पहुंची है, डीपीएपी की तरफ से निकाली गई है, ये लिस्ट है बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन इसमें जीएम सुरुड़ी का नाम नहीं है। और आज जब हम जीएम सुरुड़ी का जलसा किश्तवाड़ के अंदर देख रहे थे तो जीएम सुरुड़ी ने जिस आजाद साहब का नाम वो हर अपनी तकरीर में हर मिनट के बाद लेते थे, लेकिन आज पूरे बयान में, पूरी तकरीर में उन्होंने आजाद साहब का नाम तक नहीं गिना, नाम तक नहीं लिया। बहरहाल अब क्या फैसला सुरुड़ी साहब करेंगे वो उन तक है। उन्होंने लोगों को भी कहा कि वहां पर जो फैसला मैं करूंगा आप उसके साथ होंगे। शायद लगता है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे। बहरहाल किश्तवाड़ अजला की अगर मैं बात करूं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है
मैं कहूं तो अलायंस जो मैं चुनाव वैली की इन सीटों पे कहीं मुझे जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं डोडा की बात करूं तो डोडा पर खालिद सोहवर्दी साहब को जब एनसी ने मैंडेट दिया तो उसके बाद कांग्रेस के बहुत कम वर्कर मुझे नजर ही नहीं आया उनके साथ अलायंस के नाम पर। लेकिन कांग्रेस के वर्कर ये भी चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस जो है अकेले वहां से लड़े। उसके बाद अगर मैं डीपीएपी की बात करूं तो अब्दुल मजीद वानी को आज उठाया गया। अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का अभी तक नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी जमात है। तो ये बड़ा सवाल उनके लिए भी बनता है कि आखिर डोडा ईस्ट से कोई भी कैंडिडेट उनका अभी तक सामने क्यों नहीं आया। और डोडा वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर शक्ति परिहार बीजेपी के जो है लगभग नामजद है वहां पर। उसी के साथ साथ मैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं मैं तो बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर जो है दिलीप सिंह परिहार हो सकते हैं इस बार फिर से। उसी तरह से मैं अगर अब गौनी साहब भी सामने आ चुके हैं। और उसके साथ साथ एनसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर महबूब इकबाल साहब वो भी बिल्कुल तैयार है। और कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से मैं अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं वहां सजाद कजलू साहब लगभग तैयार हैं। उसी तरह से मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया अभी तक। अगर हम उसके बाद पाडर की बात करें, नागसनी की बात करें तो वहां पर सुनील शर्मा तैयार हो सकते हैं। और उनके साथ साथ एनसी के जो कैंडिडेट मुझे लगता है पूजा ठाकुर जो डीडीसी चेयरमैन है वो हो सकती है। और पीडीपी का वहां पर जो है कैंडिडेट भी तैयार है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो जमातें कह रही थी हम नौजवानों को मौका देंगे, हम नए चेहरों को सामना लाएंगे, लेकिन आज फिर से कुर्सी के लिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक इधर से उधर भाग रहा है और दूसरा इधर से इधर भाग रहा है। लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, गरीब आवाम को कोई नहीं पूछ रहा है। बहरहाल फैसला लोगों के हक में है, आम इंसान के हक में है। वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एमपी इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी का दावा था जो है 400 पार, लेकिन वो इस तरह से फंसे हुए हैं इस बार कि वो कोई भी फैसला जो है अपने दम पे उस जज्बात से नहीं बोल पाते, उस बड़े दिल से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि अब ओपोजिशन में टीम बैठी हुई है। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो फैसला लोगों तक है और हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।